गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाजिर हैं आपके सामने पाइथन का एक नया लेक्चर लेकर, जो कि है लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम फीचर्स ऑफ पाइथन की आगे बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पाइथन के दो फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें पहला था सिंपल एंड इजी टू लर्न एंड दूसरा फीचर था फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। दोनों की बातें हमने अच्छे से कर ली थी उस लेक्चर में। पाइथन के सभी फीचर्स में से एक फीचर था दैट इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाइथन की डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए। जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, सी प्लस हो, जावा हो, डॉट नेट हो, वहाँ पे इस तरह की टर्म्स हमेशा यूज़ की जाती हैं। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इसको हम समझने की कोशिश कर देंगे। जो लैंग्वेज इंसान यूज़ करता है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं, उसको हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। और जो कंप्यूटर यूज़ करता है, उसको हम लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज मानते हैं। आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोड आप ऐप के अंदर लिखते हैं, पाइथन के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर जो भी आप कोड लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, तो कंप्यूटर प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं समझता है। ऐप में कुछ भी लिखा हो, कंप्यूटर के लिए वो बस 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, मतलब डिजिटल सिग्नल कहते हैं उसको। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, और इसको ही हम लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन कोड कहते हैं। हम जब भी कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं पाइथन के अंदर, तो हम हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, क्योंकि हमें तो ये भाषा इंग्लिश जैसे समझ में आती है। हमें ये 0 1 की भाषा इतनी समझ में नहीं आती। अगर आप देखो स्क्रीन पे 255 लिखा है, मैं कहूँगा ठीक है, और अभी ये लिखा है 11111। सिर्फ वंस, टेंस, 100,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसको डेसिमल फॉर्मेट बोलते हैं। बट कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज में 255 डेसिमल फॉर्मेट में हम समझते हैं, कंप्यूटर उसको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में 0 और 1 की लैंग्वेज में समझता है। उसको वो पहले कन्वर्ट करता है इसके अंदर, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं और लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा तरीका है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ये काम कौन करता है? कंपाइलर करता है और इंटरप्रेटर करता है। आप जो भी कोड लिखोगे, आप तो लिखोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन आपका जो कंपाइलर क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज की में कन्वर्ट करके देगा। देयरफॉर द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर एसेंशियल प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट आवर ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू द बाइनरी फॉर्मेट्स सो दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट दैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन मेरे सामने कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्रेंच आती है, तो उससे अगर मुझे बात करनी है, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिएगा बीच में जो हमारी बातों को ट्रांसलेट कर सके। तो उस ट्रांसलेटर को दोनों भाषाएं आती होंगी, उसको हिंदी भी समझ में आएगी और फ्रेंच भी। तो मैं उसको बोलूँगा कि ट्रांसलेटर मेरी हिंदी सुनेगा और उसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करके देगा, उस पर्सन को बता देगा इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही कोडिंग के टाइम पे हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प लगती है। ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। आपका जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, दोनों ही ये मिलकर ये काम करते हैं। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का तरीका अलग अलग होता है। अगर कंपाइलर की बात करके चलें, तो सपोज मैंने कोई कोड लिख दिया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 में, तो कंपाइलर क्या करेगा, वन गो में यानी एक ही बार में सारे कोड को एक साथ चेक करेगा। और अगर कहीं भी किसी भी लाइन में कोई भी सिंटैक्स एरर होगा, तो आपको सारे एरर्स एक साथ लिस्ट करके दे देगा। कंपाइलर क्या करता है, वो एक ही बार में पूरे कोड को रीड करके उसका आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर
आखिरी लाइन में भी एरर होगा तो कंपाइलर आपको एरर ही देगा। ऊपर की सारी लाइंस में अगर ठीक भी हैं तभी भी उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यानी कंपाइलर कहता है कि जब तक पूरे कोड में एक भी एरर होगा तो वो आपको सिर्फ एरर देता रहेगा। ये एक प्रॉब्लम है कंपाइलर के साथ, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में भले ही आखिरी लाइन में एक छोटी सी गलती ही हो, वो पूरे ऊपर का कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा जब तक आप पूरा कोड 100% सही नहीं चलाओगे। कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ये। तो ये कंपाइलर के साथ एक इशू है, लेकिन ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, उनकी हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे हाउ द इंटरप्रेटर वर्क्स, द लाइन बाय लाइन मैजिक। हम देखते हैं कि इंटरप्रेटर भी एक हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पर इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके कोड के सिंटैक्स को चेक करता है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे कोड को चेक करता था और उसके सिंटैक्स को भी चेक कर, सिंटैक्स मतलब कहीं कोई गलती तो नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा। यानी वो पहले लाइन चेक करेगा, अगर वो लाइन ठीक है तो आउटपुट देगा, फिर उसके बाद अगली लाइन पे जाएगा, अगर वो ठीक है तो आउटपुट देगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा। अगर तीसरी बार लाइन में गलती है तो वो वहाँ आपको एरर देगा। ये कंपाइलर की तरह आपको सारे एरर्स एक साथ नहीं देता है, ये तीसरी लाइन पे ही रुक जाएगा और आपको एरर देगा। ये वन एरर एट ए टाइम को फॉलो करता है। एक बार एरर आया तुरंत वहीं रुकेगा और चौथी लाइन पर आपको लेकर जाएगा ही नहीं। तो इंटरप्रेटर आपकी लाइन 1 और लाइन 2 बिल्कुल ठीक है, उनमें आउटपुट देगा, पर लाइन 3 में जो एरर है इसलिए आपको लाइन 1 और लाइन 2 का ही आउटपुट मिलेगा, लाइन 3 का आपको एरर बताएगा। तो इंटरप्रेटर इस तरीके से काम करता है, मतलब एक एक करके काम करता है। आगे चलकर हम पाइथन के कोड चलाकर समझेंगे कि ये इंटरप्रेटर सिंगल लाइन का आउटपुट देखता है और कंपाइलर कैसे फेल होता है उन सिचुएशन में जहाँ अधिक से अधिक लाइन ठीक हों। तब जाके आपको ये डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और तब तक आप सिर्फ इतना याद रखें कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन चीज़ें आसान और फास्ट मिलती हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि both compiler and interpreter are programs that converts the source code into machine code. source code क्या होता है, जो आप लिखते हैं, जो आप कोडिंग करते हैं, जो एक प्रोग्रामर कोड लिखता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। जैसे हमने लिखा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो उसका आपको आउटपुट मिला, तो वो सोर्स कोड हो गया आपका। सोर्स कोड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन हमेशा उसी लैंग्वेज के हिसाब से बनता है। जैसे जावा के केस में डॉट जावा फाइल होती है, पाइथन के केस में आप फाइल बनाते हो, सेव करते हो और उसको डॉट पी वाई होगा उसका एक्सटेंशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सोर्स कोड कहेंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, वो आपके प्रोग्राम को यानी आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, यानी उस भाषा में कन्वर्ट करते हैं जो एक मशीन समझ सके, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। तो चलिए अब आमने सामने इन दोनों को प्रॉपर कंपैरिजन देखते हैं और रियलिटी समझते हैं। पॉइंट 1 है एग्जीक्यूशन स्टाइल। कंपाइलर वन गो में काम करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। कंपाइलर टेक्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, यानी कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को उठाएगा और उसके सिंटैक्स को चेक करेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर टेक्स ए सिंगल लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। ये पहली लाइन उठाएगा, उसको चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, फिर दूसरी लाइन में जाएगा, उसको चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, फिर तीसरी में जाएगा। इस तरीके से आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 है द ऑब्जेक्ट कोड डिफरेंस। हम समझते हैं कि इंटरप्रेटर नेवर प्रोड्यूसेस एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ये इंटरप्रेटर की सबसे खास बात है, ये बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता, कोई भी इंटरमीडिएट फाइल नहीं बनाता, ये डायरेक्टली आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि कंपाइलर हमेशा ही बीच में एक ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, रीयूजेबिलिटी, रन वंस वर्सेस रन एवरी टाइम। हम देखते हैं कि कंपाइलर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक बड़ा डिफरेंस है। कंपाइलर एक बार सिंटैक्स को चेक करके वेरीफाई कर लेता है, एक बार उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद आप उस कोड को मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपको उसका आउटपुट मिलता रहेगा, आपको बार बार कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। बट इन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम
ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। यानी आप जितनी बार भी कोड को रन करेंगे, इंटरप्रेटर हर बार शुरू से लाइन बाय लाइन उसको चेक करेगा और अपना आउटपुट देगा। हर बार उसको सिंटैक्स चेक करना पड़ता है और रन करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये प्रोसेस हर बार होता है, जबकि कंपाइलर में ये चेक करने वाला काम एक ही बार होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये कंपाइलर की एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर प्रोग्राम इज चेक्ड। कंपाइलर के केस में क्योंकि वो पूरे कोड को एक ही बार में चेक करता है, तो एक साथ सारे एरर्स में एंड में आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। जबकि दूसरी तरफ इंटरप्रेटर में एरर्स आर डिस्प्लेड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर आपको एक साथ सारी गलतियां नहीं बताएगा, ये आपको लाइन बाय लाइन एरर्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो इंटरप्रेटर में आपके सारे एरर्स एक साथ नहीं मिले, लेकिन इसीलिए इस पे काम थोड़ा करना इजी हो जाता है, क्योंकि आप एक एक करके अपने एरर्स को, अपने बग्स को ठीक करते हुए आगे बढ़ते हो। अब हम बात करेंगे कंपाइलर के केस में हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कंपाइलर में थोड़ी ज़्यादा मेमोरी क्यों लगती है? क्योंकि ये आपकी सिस्टम की रैम को यूज़ करता है। कैसे? कंपाइलर में काम करते जब होता है तो वो बीच में एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ये ऑब्जेक्ट कोड कहीं तो स्टोर होगा, ये आपकी मेमोरी में स्टोर होगा और बाद में उस पर काम होगा। दैट इज़ वाई कंपाइलर में एक कोड बन रहा है, उस दूसरे कोड में कन्वर्ट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोरेज चाहिए होती है। तो यू नीड अ मेमोरी फॉर दैट। क्योंकि ये सारा काम कंप्यूटर के रैम में हो रहा होता है, तो उसको एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। इसीलिए कंपाइलर में थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि इंटरप्रेटर के केस में यहाँ पे कम डायरेक्ट हो रहा है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता जा रहा है, वो कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, तो उसको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इंटरप्रेटर रिक्वायर लेस मेमोरी। बट कंपाइलर के केस में जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो हाई होती है। एक बात याद रखना, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कंपाइलर यूज़ करती हैं? तो वो है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा। ये सारी कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। दूसरी तरफ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं? दे आर पाइथन एंड पीएचपी। ये सारी लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड को जो बीच में बनता है वो क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट कोड कहाँ बनता है? ये सिर्फ कंपाइलर के केस में बनता है, इंटरप्रेटर में कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता। पाइथन के अंदर भी कंपाइलर यूज होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है पाइथन कंपाइलर। ऐसा माना जाता है ये कंपाइलर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पाइथन इज ऑल्सो ए कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। द सोर्स कोड, यानी आप जो भी प्रोग्राम में कोड लिखते हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, हम उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यहाँ पे जो आपने अपना कोड लिखा वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है। एंड वेयर डज दिस कोड रन? द ओएस एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारे पास जो लैपटॉप है उसके अंदर विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक है, तो हर ओएस एनवायरनमेंट के लिए उसका अलग सॉफ्टवेयर, अलग सेटअप आता है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोडिंग सेम रहेगी। सोर्स कोड हमेशा आपका सेम रहेगा। तो जैसे ही हम कोड को चलाएंगे या रन पे क्लिक करेंगे, तो पाइथन बैकएंड पे क्या करता? पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट कंपाइलर बैठा होता है। इस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन फेज कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि कंपाइलर एक ही बार में कोड को चेक करता है। पाइथन का कंपाइलर भी ठीक ऐसे ही करता है। ये आपके पूरे सोर्स कोड का सिंटैक्स एक ही बार में चेक करेगा। अगर आपने कहीं ब्रैकेट लगाना छोड़ दिया है तो ये तुरंत सिंटैक्स एरर दे देगा आपको। लेकिन अगर आपका सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है तो ये कंपाइलर उस सोर्स कोड को एक नए इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और इस इंटरमीडिएट कोड को पाइथन की भाषा में क्या कहते हैं? हम बाइट कोड। सी लैंग्वेज में हम इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इंटरमीडिएट कोड एक जनरल टर्म है, पाइथन में इसको बाइट कोड कहा जाता है। तो पाइथन के कंपाइलर ने क्या किया? उसने आपके कोड के सिंटैक्स को चेक किया और उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। बस इसका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसका नाम कंपाइलर ज़रूर है, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल कंपाइलर्स होते हैं जैसे सी और सी प्लस प्लस वाले, उनकी तरह डायरेक्ट आउटपुट निकाल कर नहीं देता है। इसने बस एक बाइट कोड नाम की फाइल बना दी और अपना काम ख़त्म कर लिया।
तो ये जो सोर्स कोड फाइल आपने .py एक्सटेंशन के नाम से सेव की थी, वो कंपाइल होते ही एक नए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं .pyc। इसकी फुल फॉर्म होती है पाइथन कंपाइल्ड वर्जन। तो आपका कोड अब .py से .pyc मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की हेल्प होती है। उसको हम बोलते हैं पीवीएन, यानी पाइथन वर्चुअल मशीन। ये पीवीएम अंदर ही आपकी इंटरप्रेटर की तरह बिहेव करेगा। ये आपके इस बाइट कोड को उठाएगा और उसे लाइन बाय लाइन रीड करके आपको मशीन कोड मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। मतलब कि जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो इस पीवीएम के अंदर ही होता है। पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो विंडोज़ के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है और मैक के लिए अलग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सीपीयू के हिसाब से उसने अपना अपना पीवीएम डिजाइन किया हुआ है। विंडोज़ का पीवीएम अलग है और मैक का पीवीएम अलग है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो बाइट कोड था आपका .pyc फाइल, वो अब एकदम इंडिपेंडेंट कोड है। बाइट कोड की बनने की वजह से आपका पाइथन कोड पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि आपने जो कोड बनाया वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अब ये बाइट कोड कहाँ चलेगा? ये चलेगा पीवीएम के अंदर। और क्योंकि वर्चुअल मशीन हर ओएस के हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो पीवीएम समझ जाएगी कि ये मुझे कोड लिनक्स पे चलाना है या फिर इसको मैक पे एग्जीक्यूट करना है। इसलिए आपका एक सिंगल पाइथन कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन हो जाता है और बिल्कुल सही आउटपुट देता है। और पीवीएम आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। ये जो आप पीवीएम पाइथन का जो सॉफ्टवेयर आप शुरू में इंस्टॉल करते हो, ये उसी के अंदर इनबिल्ट होता है। ये जो बाइट कोड है इसको आप सीपीयू पे डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। बस इसका नाम है बाइट कोड। बाइट कोड होने की वजह से ये नहीं है कि ये बाइट्स में या फिर बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है। ये बस एक पाइथन कंपाइल्ड वर्जन होता है जिसको .pyc फाइल होती है, तो डायरेक्टली मशीन नहीं समझ सकती। अगर आपको बाइट कोड को सीधा कंप्यूटर पे के सीपीयू पे चलाना है तो सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इस बाइट बाइट कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है पीवीएम। पीवीएम इसको अपने अंदर एग्जीक्यूट करेगी, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेगी और तब जाकर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसे मशीन इजीली समझ सकती है। पाइथन के पास अपना कंपाइलर ज़रूर होता है जो आपके कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में बनाता है, बट जो असली एग्जीक्यूशन फेज है जहाँ पीवीएम बैठा है वो एकदम इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। वहाँ वहाँ पर आपका बाइट कोड लाइन बाय लाइन रीड होता है और मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ये इंटरप्रेटर आखिर लाइन बाय लाइन काम कैसे करता है? इंटरप्रेटर पहली लाइन को उठाएगा, उसके सिंटेक्स को चेक करेगा, उसको रन करेगा। जब वो ठीक से चल जाती है तो वो इंटरप्रेटर सिस्टम को पास एक सिग्नल देता है कि इस लाइन में अब कोई एरर नहीं है, मेरा काम हो गया, अब मुझे नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड की जाए। फिर सिस्टम उसको अगली लाइन देता है, फिर इंटरप्रेटर उसको चेक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस सिस्टम के पास जाएगा और अगली लाइन मांगेगा। जो ये इंटरप्रेटर है, जो हमारी पाइथन या पीवीएम के अंदर जो होता है, वो आम इंटरप्रेटर नहीं होता, वो एक्चुअल में एक जेआईटी होता है, जेआईटी कंपाइलर होता है। जेएच स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। हमारी पीवीएम में एक इंटरप्रेटर तो है, लेकिन कैसा इंटरप्रेटर है ये वेटर नहीं करता। जब पाइथन का ये जेएटी इंटरप्रेटर पहली लाइन को चेक करता है तो वो सिस्टम को कहता है कि इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करो। लेकिन अब ये खाली नहीं बैठेगा, जब तक आपका सिस्टम उस पहली लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है उतने टाइम में हमारा पीवीएम वाला इंटरप्रेटर तुरंत लाइन 2 पर चला जाता है और उसकी चेकिंग शुरू कर देता है। सिस्टम वहाँ पहली लाइन कन्वर्ट कर रहा है और इंटरप्रेटर यहाँ दूसरी लाइन को चेक कर रहा है। फिर सिस्टम दूसरी लाइन कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर तीसरी लाइन तक चेक करने पहुंच जाएगा। यानी सिस्टम वन बाय वन मशीन कोड को बनाता जाएगा और इंटरप्रेटर बैक एंड में सारी लाइंस को ये करके पैरेलली चेक करता जाएगा। वो एक भी सेकंड के लिए वेट नहीं करेगा। इस ज़बरदस्त मैकेनिज्म का फ़ायदा क्या होता है? इससे क्या होता है कि हमको आउटपुट भी फास्ट मिलता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो पहले स्टेप में पाइथन कंपाइलर यूज़ हुआ और दूसरे स्टेप में पीवीएम भी यूज़ हुआ। पीवीएम मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ हुआ। तो भी ये लैंग्वेज जो है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, फिर भी ये
इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को चेक करके एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन आपके कंपाइलेशन फेज में और एग्जीक्यूशन फेज में पूरे बैकएंड में कहीं भी कोड एक साथ बल्क में एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। पीवीएम उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन बाय लाइन ही उठा रहा है। पाइथन का जो कंपाइलर है वो ट्रेडिशनल कंपाइलर्स की तरह नहीं होता, वो बस बाइट कोड बनाता है। JIT भी कंपाइलर होता है, बट PVM इज अगेन बिहेविंग लाइक एन इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन मशीन कोड जनरेट करके एग्जीक्यूट कर रहा है। तो नाम भले ही कंपाइलर हो, बट ये इंटरप्रेटर की तरह ही बिहेव करेगा। ये कोड यहाँ पर एक बार बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। यही वजह है जिसकी वजह से पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसे आप कहीं भी चला लो, बाइट कोड एक बार बन गया तो वो बाद में पीवीएम को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। आप जैसे सॉफ्टवेयर विंडोज़ मैक लिनक्स जैसा आप डालोगे वो कोड उसके हिसाब से ही वहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बाइट कोड आपकी लैंग्वेज को पोर्टेबल लैंग्वेज बनाता है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये आपको 100% समझ में आया या फिर नहीं आया। पाइथन एग्जीक्यूशन के पास दो फेस होते हैं, एक कंपाइलेशन फेस, दूसरा एग्जीक्यूशन फेस। इन दोनों फेसेस में जो काम होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। हैंस वी कैन से दैट इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो असल में सिर्फ पाइथन नहीं, वो सी पाइथन है। सी पाइथन गुडो वैन रोसन ने बनाई थी। वो बैकएंड में सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। यानी पाइथन का जो कोर इंजन है वो सी लैंग्वेज में कोड किया गया है। इसलिए स्टैंडर्ड पाइथन को हम टेक की भाषा में सी पाइथन बोलते हैं। सी लैंग्वेज अपने आप में क्या है? एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर यूज होता है जो कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करके ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट कर देता है। तो पाइथन ने सी लैंग्वेज के बैकएंड से कंपाइलर वाले कॉन्सेप्ट को उठा लिया। पाइथन ने सोचा क्यों ना मैं भी एक इंटरमीडिएट कोड बनाऊं जिससे मैं अपने कोड को पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना सकूं। लेकिन ट्विस्ट आया, पाइथन ने कंपाइलर रख तो लिया पर उससे काम कैसे कराया? एक इंटरप्रेटर की तरह। यानी उसने सी लैंग्वेज की तरह सारा कोड एक साथ प्रोसेस नहीं किया, उसने इंटरमीडिएट कोड बाइट बाइट कोड जरूर बनाया, लेकिन उसको प्रोसेस कैसे किया? लाइन बाय लाइन, ताकि एरर्स निकल सकें और बग्स इजीली रिमूव हो सकें। तो इसीलिए सी पाइथन ने कंपाइलर की खासियत उठाई और प्लेटफॉर्म को, ताकि वो प्लेटफॉर्म को इंडिपेंडेंट बना सके, लेकिन एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर की तरह ही रखी ताकि कोड आसान रहे। पाइथन के सी पाइथन के बेस पर मार्केट में अलग अलग वर्जन्स अलग अलग कामों के लिए हैं, जैसे आयरन पाइथन, जाइथन, पी वाई, एनाकोंडा वगैरह। जो आप कहोगे एक काफ़ी नहीं था, इतने सारे क्यों बनाने पड़े? इसको एग्जांपल से समझिए। हर लैपटॉप के अंदर एक स्क्रीन होती है, प्रोसेसर होता है, रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, लेकिन हर कंपनी ने अलग अलग टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अलग अलग मॉडल निकाले हैं। गेमिंग लैपटॉप अलग हैं, ऑफिस पर्पस लैपटॉप अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप अलग होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी असली पाइथन है वो सी पाइथन है, लेकिन अलग अलग कामों के लिए, जैसे डेटा साइंस या डॉट नेट इंटीग्रेशन, जावा इंटीग्रेशन के हिसाब से लोगों ने इसके अलग अलग वर्जन्स या फ्लेवर्स बना दिए हैं। तो हमने क्या पढ़ा? द पाइथन कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। बस इसका नाम पाइथन कंपाइलर है, लेकिन सोर्स कोड को कैसे पढ़ रहा है? एक साथ नहीं पढ़ रहा, बल्कि उसको लाइन बाय लाइन ही पढ़ रहा है। एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए इंटरमीडिएट कोड, जो कि नॉर्मली एक कंपाइलर की खासियत होती है, लेकिन पाइथन में इस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या कहते हैं? बाइट कोड। तो पहले फेज में हमने देखा कि पाइथन कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है, हैंस इट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोसेस। अब आता है फेज नंबर 2, एग्जीक्यूशन फेज। अब दूसरे फेज में पीवीएम क्या करता है? रीड्स लाइन बाय लाइन एज एन इंटरप्रेटर। ये भी लाइन बाय लाइन ही काम कर रहा है। ये उस बाइट कोड को उठाता है और मशीन कोड यानी 0 और 1 बाइनरी की भाषा में कन्वर्ट करता है, और फिर ये मशीन कोड को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के द्वारा रीड किया जाता है, और ताकि आपको फाइनल आउटपुट मिल सके। जैसे ही JIT एक लाइन को रीड करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन सब कुछ चेक करता चला जाएगा, बाइनरी कोड को फास्ट कन्वर्ट करता चला जाएगा। फिर जैसे ही
कोड 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा के हिसाब से वो समझ लेगा, प्रोसेस करेगा और जो भी आपका आउटपुट होगा वो स्क्रीन पर दे देगा। तो भाइयों, इस लेक्चर में इतना ही। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ध्यान रखिए, ये सीरीज थोड़ी लंबी होगी। मैं जल्दी ही लैब पर यानी प्रैक्टिकल कोडिंग भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोडिंग चलाते रहिए और दुआओं में याद रखना।